नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास की आज ये अपने अंतिम क्लास है रीट एसएसटी संभव बैच में। इसी के साथ में अपने जो है राष्ट्रीय आंदोलन आज पूरा हो जाएगा और भारत को आजादी मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा जो विद्यार्थी ये कमेंट करें कि सर चोल नहीं पढ़ाया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस चोल साम्राज्य की मैं पीडीएफ जो है आप लोगों को अपने टेलीग्राम समूह पे दे चुका हूं, तो वहां से जुड़ के और इसको डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। ठीक है। चोल वाली पीडीएफ मैंने आप लोगों से कहा भी था कि क्योंकि सिलेबस अपडेट हुआ, तब मैंने कहा था कि जैसे ही वन लाइनर में अपडेट करेंगे ये चैप्टर उसी की पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। तो ये वहां से पढ़ना है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है पूरी की पूरी तरीके से, वहां से आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है ना। और अपने जो है सुदर्शन बैच शुरू हो गया है। अब रीट एसएसटी संभव बैच वाली जो क्लासे है ना, यानी कि राजस्थान जीके जो अपन को पढ़ना था वो अब सुदर्शन बैच में पढ़ेंगे। और वो कब आ रही है? दोपहर 12 बजे। ठीक है, दोपहर 12 बजे आज भी क्लास आ चुकी है। बहुत अच्छा शानदार रेस्पॉन्स बच्चों का है। तो आप सभी जो नहीं देखे हैं वो जो है 12 बजे दोपहर को मिलेगी, सोमवार से शुक्रवार उस क्लास को देख लेना है। फिर आप कहोगे कि गुरुजी तो 8 बजे जो है अपने क्या क्लास आएगी? तो 8 बजे देखो अपने छोटे भाई बहन और भी है जो तैयारी कर रहे हैं और हमसे आशा सभी रखते हैं, जैसे कि जेल प्रहरी वाले, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले। ये ज्यादा नहीं, सप्ताह की कम से कम 2-3 क्लास तो मैं उनको भी दूं, उनके गाइडेंस से रिलेटेड या उनके पीवाईक्यू से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये जो है उनके लिए, आप लोगों के लिए वापस जो है अभी तो 12 बजे क्लास चलेगी। फिर अपने क्या करेंगे कि जैसे ही ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट होगा राजस्थान का, उसके बाद में अपन जो है आपके ज्योग्राफी वर्ल्ड की मुझे पता है पढ़ानी है और इंडिया वाली पढ़ानी है, तो उसको जो है मैं करवा दूंगा आप लोगों को। फरवरी में वो चीज पढ़ेंगे। यानी कि अब देखो आप लोगों के इस चैप्टर के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही अपने जो है भारतीय इतिहास की सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। राज व्यवस्था की ऑलरेडी ओपीडी पे क्लासेस चल रही है, वो कंप्लीट हो रही है। राजस्थान जीके अब शुरू कर दिया, वो कंप्लीट हो जाएगा। पीछे बचेगा क्या? वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी वाला, तो वो वाला अपने फरवरी में कवर कर लेंगे। इतना भीम का सिलेबस है, इतने कम समय में इस तरीके से कवर करना मतलब ये एक चुनौतीप्रद ही है, लेकिन काफी सारा अपन ने कर लिया है। अब आज अपन पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और भारतीय आजादी से रिलेटेड ये अंतिम क्लास है। और भारतीय इतिहास की भी ये अंतिम क्लास ही अपनी रीट एसएसटी में है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद में ये चैप्टर यहीं पूरा और भारतीय इतिहास भी अपने पूरा। ठीक है, चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। चलिए, सबसे पहले इससे पहले अपन जो है ये चीजें पढ़ चुके हैं कि अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, दांडी मार्च पढ़ा है, ये चीजें पढ़ी है। और फिर मैंने जहां लास्ट क्लास एंड की थी वो यही कहा था कि अब गोलमेज सम्मेलन होंगे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब है कि चारों तरफ, यानी कि गोल टेबल है और चारों तरफ बैठ के चर्चा करना है, वह है अपने गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। अब इसमें जो चर्चाएं हुई है, भारत को मतलब कैसे सत्ता हस्तांतरित की जाए, है ना, जो अपने साइमन कमीशन आया था वो रिपोर्ट देके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे कैसे चर्चा करनी है, वो सारी चर्चाएं गोलमेज सम्मेलन में हुई है। तो ये गोलमेज सम्मेलन हुए कितने हैं? वो 3 हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए टोटल? गोलमेज सम्मेलन जो है टोटल हुए हैं आप लोगों के 3 सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को। जिसमें से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य हुआ है। इसमें टोटल 89 प्रतिनिधियों ने जो है हिस्सा लिया है। और हिस्सा लेने वालों में प्रमुख जो थे उसमें देखो कौन कौन है। तेज बहादुर सप्रू है, श्रीनिवासन शास्त्री है, मोहम्मद अली जिन्ना है, अपने मोहम्मद शफी है, आगा खान है, जयकर है, बी.आर. अम्बेडकर है, सुंदर सिंह मजीठिया, ये मुख्य है। मुस्लिम लीग के सदस्य ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां से जो है मुस्लिम लीग वाले पृथक पाकिस्तान की मांग को बुलंद करते हैं और पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करने की मांगे रखते हैं, इसलिए ये ज्यादा एक्टिव इसमें मिलेंगे। फिर देखो यहाँ पे दूसरी जो घटना होती है, इसके आगे ही घटनाक्रम में, वो होता है गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ है। और इस समझौते में मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग रखी गई है। लेकिन इस समझौते में जो भारतीय प्रतिनिधि है उनकी भूमिका बहुत अहम थी, जो थे महात्मा गांधी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि महात्मा गांधी इस समय जो रोल मॉडल बन गए थे, एक लीडर मतलब कहे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहे या जो ये गतिविधियां कहे, वो महात्मा गांधी का पर्याय बन चुकी थी। और महात्मा गांधी चाहते उस समय तो क्या नहीं हो सकता था और क्या हो सकता था, ये सभी जानते हैं। इसी बात की जो है आशाएं भारतीयों ने बहुत लगा रखी थी कि उसी समय भगत सिंह, राजगुरु और अपने
सुखदेव, ये तीन जो युवा नेता हैं वो गिरफ्तार हुए थे और उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। भारतीयों को पूरी उम्मीद थी कि गांधी जो है इरविन से मिलने जा रहे हैं, तब ये मांग जरूर रखेंगे कि रिहाई नहीं तो कम से कम फांसी जो है माफ की जाए। गांधी जी ने बड़े जो है आराम से नरम तरीके से कहा कि क्या इनकी फांसी को रद्द किया जा सकता है। इरविन ने कहा कि नहीं, गांधी जी को कोई नहीं, साइन कर दिया तुरंत ही। अगर गांधी जी साइन नहीं करते तो गांधी जी कहते हैं नहीं, रद्द करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी चलेगा, मैं नहीं करता समझौता, तो उनको जख मार के जो है इनको रिहा करना पड़ता। लेकिन यहां पे गांधी जी ने जो है फोर्सफुली कहा नहीं, और इसकी आलोचना गांधी जी को बहुत झेलनी पड़ी। जब कराची सम्मेलन में जा रहे थे तब इन्हें काले झंडे भी दिखाए गए हैं इसके बाद, क्योंकि ये देखो कब हुआ है समझौता, 5 मार्च 1931 और 23 मार्च 1931 की बात है, जब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है ना, ये एक दिन पहले जो नियत तिथि थी उससे एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये चीजें हैं। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से हुआ है। कांग्रेस, इसमें डिसाइड क्या हुआ कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने को राजी हो गई और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। जिन राजनीतिक कैदियों के मजबूत केस नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यहीं पे तो कहना था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी रिहा किया जाए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई पर चर्चा नहीं हुई है और गांधी जी को आलोचना का शिकार होना पड़ा है। यहाँ पे मैंने कहा ना, फिर इसके बाद में कहा जाता है ये कराची सम्मेलन के अंदर कहा जाता है, कराची सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब जा रहे होते हैं तब इन्हें क्या है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? काले झंडे दिखाना, यानी कि विरोध करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को, ये चीजें ध्यान में रखनी है। ले स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये देखो गोलमेज सम्मेलन का आपको दृश्य देखना है ना, ये देखो ये गोल मेज है पूरी और इसके इर्द गिर्द बैठ के जो है डिस्कशन करना है, ये है गोलमेज सम्मेलन। अपने कई बार सोचते हैं गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं, गोल मेज, गोल टेबल है, उसके चारों तरफ बैठे हैं, गोलमेज सम्मेलन है। ठीक है, चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक कांग्रेस की ओर से केवल और केवल गांधी जी ने ही हिस्सा लिया है। गांधी जी गए हैं वहां। ठीक है, और जब गांधी जी जाते हैं, जब ब्रिटिश सम्राट से मिलने जाते हैं, वहां पे भीड़ उमड़ती है। ब्रिटेन के अंदर तो है भीड़ उमड़, गांधी आया, गांधी आया, जैसे कोई बहुत मतलब खतरनाक चीज का। गांधी जी हो क्या यार, के मतलब अंग्रेजों के जो छक्के छुड़ा रखे, गांधी जी आए, गांधी जी आए। और वहां पे देखते हैं कि बहुत भीड़ है और गांधी जी जो है उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 2-4 अंग्रेज फिर से उनको पीछे से कहते, अरे पीछे खिसक, गांधी आया, हमको गांधी को देखना, पीछे जा। गांधी जी फिर जो है धोती वोती संभाल के आगे आते, फिर 2-4 जने पकड़े, अरे गांधी को देखना दे, हमें गांधी जी को देखना है, पीछे जाओ, पीछे जाओ। गांधी जी क्या दिमाग खराब है कि गांधी मैं ही हूं? क्या अच्छा आप गांधी जी हो? अरे यार पता ही नहीं चला, हमने सोचा गांधी जी बहुत खतरनाक तोप होंगे। फिर वहां विंस्टन चर्चिल और मॉर्गन जैसे लोग जो है उनको कहते भी है, विंस्टन चर्चिल ने जो है इनको अर्धनंगा फकीर और इस तरह की उपाधियां दी है। ठीक है ना, इस तरह की उपाधियां अपन पढ़ते हैं, वो दी है इनको, क्योंकि धोती पहनते थे ऊपर जो है। विजयवाड़ा आंदोलन के समय इन्होंने ऊपरी वस्त्र त्याग दिया था और हार्ड मास के पुतले से थे, पतले से, तुम सब जानते हो। ठीक है, ये घटनाएं कब हुई है? जब वो समय अपने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाते हैं। तो देखो फिर यहाँ पे जो है अपने ये जाते सांप्रदायिकता और आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पे जो है कोई सफल चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब और इनके जो है मत था कि दलितों के लिए अलग से मतलब कुछ सीटें हो। सांप्रदायिकता मतलब आरक्षण के ऊपर बातें थी और सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी बातें थी। तो वहां पे गांधी जी जो है इनसे अनबन हो गई, बन नहीं पाई कुछ बातें, तो ये जो है वहां से लौट आते हैं। 28 दिसंबर 1931 को बंबई पहुंच गए। गांधी जी ने लौट कर कहा कि हाँ मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे ध्वज सौंपा था उसके साथ में मैंने कोई समझौता नहीं किया है। और ये कोटेशन पूछते भी है कि ये कब कहा है गांधी जी ने? जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटते हैं। ठीक है, जब ये लौटते हैं तब देखते हैं कि भारत के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो सारे के सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। पीछे राजनीति जो है छिन्न भिन्न हो चुकी है और यहाँ पे जो जिस इरविन से समझौता किया था वो इरविन भी हट गया और वेलिंगटन जो है वायसराय बन के आ गया है। तब यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हें शुरू करना पड़ा, जिसका टाइम पीरियड था 1 जनवरी 1932 से 1934 और 1934 को अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो गांधी जी के वापस स्वदेश लौटने पर लगभग सभी दिग्गज नेता गिरफ्तार हो चुके थे। इरविन की जगह कौन बन गया था? वेलिंगटन वायसराय बन गया।
मजबूरन गांधी जी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा और गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया। यरवदा जेल का पुणे, जहां पे संजय दत्त को भी जेल में डाला गया था। तो ये जो है अपने ध्यान रखना है कि यरवदा जेल के अंदर इन्हें डाल दिया गया इस दरमियान। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो भारतीय राजनीति में होता है वो मेन जो आपको पूछा जाता है सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनल्ड घोषणा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। 16 अगस्त 1932 कैसे याद रखोगे? 16 दूनी 32, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, तो बस 16 अगस्त 1932। ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा जारी किया गया। क्या था इसमें? मैकडोनल्ड ने कोशिश की कि हिंदुओं को बांटा जाए, कि इनकी एकता को तोड़ा जाए। तो इन्होंने कहा दलितों को जो है हम अलग से सीटें देते हैं, पृथक निर्वाचन की जो है व्यवस्था करते हैं। हरिजनों को हिंदू से अलग पृथक निर्वाचन में 71 स्थान देने का प्रावधान किया। गांधी जी बहुत आग बबूला हो गए, ऐसे नहीं चलेगा, आप पहले हिंदू मुस्लिम को बांटे, उसके बाद में आप हिंदू हिंदू को ही बांट रहे हो, ये नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने विरोध किया। 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू किया जेल के अंदर से। और फिर जो है पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य होता है? गांधी जी के मध्य। गांधी जी के मध्य मतलब गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। ठीक है, कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हरिजनों को जो है 71 की बजाय हम 148 सीट ही देते हैं, लेकिन पृथक जो है अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में जो है अपन 148 सीट का जो है प्रावधान कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये पूना पैक्ट के अंदर ये बातें तय हो गई। ठीक है, 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की, पूछा जाता है। 1933 में हरिजन यात्रा आरंभ की। 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है अपने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसको भी ध्यान रखना, ये स्पेशल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, अब लो स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद में भारतीय इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि एक व्यक्ति विशेष को सत्याग्रह करना होता है और वो नैतिक रूप से जो है विरोध करता है ब्रिटिश सत्ता का। इसमें आप लोगों को पूछा जाता है, जब आप लोगों को जो है पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह जरूर ध्यान में रखना है, जो है विनोबा भावे। और डेट पूछे तो ध्यान रखना 17 अक्टूबर 1940 से शुरू। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। यदि आप लोगों को ट्रिक याद करनी है तो इसकी ट्रिक है विनोबा। आप कहोगे गुरुजी विनोबा भावे तो प्रथम थे, नहीं, इसकी ट्रिक भी विनोबा ही है। कैसे? कि वी से विनोबा, ठीक है, वी से विनोबा, न से नेहरू जी, और ब से ब्रह्मदत्त। हो गई ट्रिक, हाथों हाथ, इन्हीं से, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चौथे प्यारेलाल, पांचवें मौलाना अबुल कलाम आजाद और छठे अपने वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते। जो पहला दूसरा जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है 1942 की, जब आता है क्रिप्स मिशन। कब आता है? 1942। 22 मार्च 1942 को भारत आता है। इसका नेतृत्व जो है वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स करता है। और गांधी जी ने इसे, इसके बारे में यह पूछा जाता है कि किसने क्या कहा। गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो था ये नेहरू जी का दोस्त था। यहाँ पे नेहरू जी जो है इसके पीछे शब्द जोड़ते हैं, देवाड़िया बैंक के नाम है। गांधी जी कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है, गांधी जी के देवाड़िया बैंक के नाम है ये, तो ठीक है, जो बैंक उठ चुकी है उसके नाम का है, वो भी पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, डेट निकल गई। क्रिप्स को नेहरू जी क्या कहते हैं कि मेरा मित्र जो है वो शैतान का वकील बन के आया है। क्या कहते हैं? शैतान का वकील बन के आया। भाई क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों था? तो देखो, उस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को दक्षिण पूर्व एशिया में हार का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, मित्र राष्ट्र जो थे जैसे अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, ये चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करे और उनकी मदद करे। भारत ने इस शर्त पर ब्रिटेन को समर्थन दिया कि युद्ध के उपरांत भारत को पूर्ण आजादी दे दी जाए। ठीक है, और ठोस उत्तरदायी शासन का हस्तांतरण तुरंत कर लिया जाए। इसी की जांच के लिए, देखने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब ले स्क्रीनशॉट तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन जो आज की क्लास का मुख्य केंद्र है और यहां से प्रश्न बनते हैं। 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, ठीक है। इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह हुआ है अपने अगस्त महीने के अंदर। ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर जो है सभी क्रांतिकारी एकत्र होते हैं। उससे पहले देखो, प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ है। प्रस्ताव का विरोध होने पर गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी बहुत दबंग थे उस टाइम। इस समय गांधी जी जो है करो या मरो का नारा भी देते हैं, यानी कि ये गांधी जी के लिए ये कहा जाए कि ये पहला अवसर था जब गांधी जी अहिंसक से हिंसा की ओर बढ़े। क्या कैसे कि गांधी जी ने सरकी जी का मर्डर किया गया नहीं, लेकिन गांधी जी का एक नारा देना ही कईयों के मर्डर के बराबर है कि करो या मरो, डू और डाई, या तो करना है या मरना है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं मरो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री अलग है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं मरना नहीं है, देश अपना है, अपन क्यों मरे, मरेंगे ये जो अपने देश में आए हैं, अपने को तो सिर्फ मारना है, अपन वैसे भी ज्यादा है और अपने घर में घुसे हैं, अपन मार के निकालो इसको। तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मरो नहीं मारो। तो इस प्रस्ताव की जो पुष्टि होती है वो 8 अगस्त 1942 को होती है और शुरू जो है वो 9 अगस्त 1942 को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ये सिर्फ ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये दिया है यूसुफ मेहर अली ने। गांधी जी ने कहा करो या मरो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मरो नहीं मारो, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दो का मतलब ये नहीं था कि बोतलें चढ़ाओ तुम मेरे, ऐसा नहीं है, तुम मुझे खून दो यानी कि बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ, ये देश बलिदान मांगता है, और तब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि मेरी इनकी सेना थी आजाद हिंद फौज, इसमें भर्ती हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखो देखते हैं आजादी कैसे नहीं मिलती। आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे? सैनिक अपने सहयोगियों और भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। छात्रों को आत्मविश्वास के दम पर शिक्षा का बहिष्कार करने को कहा गया। शिक्षा सरकार समर्थक जमींदार जो थे उनको लगान न दे, ठीक है। किसान सरकार समर्थक जो जमींदार थे उनको लगान नहीं देंगे। देशी रियासतों के लोग राजाओं को तभी सहयोग करें जब वे सरकार का विरोध करें, और सरकारी सेवक त्याग पत्र न दें किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करें। यानी कि कांग्रेस का समर्थन देना है। तो कांग्रेस उस समय क्या प्रयास कर रही थी? भारत को आजादी दिलाने की, उत्तरदायी शासन की, अपने खुद के संविधान की, तो उसमें श्रद्धा प्रकट करनी है, लेकिन रहना अंग्रेजों के वहां नौकरी करो वहां रहो भले, लेकिन ये चीज करनी है जो राजकीय सेवक है। और आप लोगों को जो है स्क्रीनशॉट लेना है, जो सिलेक्शन लेना चाहते हो ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में क्या हुआ कि एक ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया। इस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत जो है सभी जो दिग्गज नेता थे इनको पकड़ के जेल में डाला गया। एक समय ऐसा आया था जब ये पूरा का पूरा आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता जितने थे सारे के सारे जेल में डाल दिए। ये तो ठीक हो अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण का, जिन्होंने भूमिगत रहते हुए भी इस आंदोलन को चलाया है। तो देखो गांधी जी और सरोजनी नायडू को पकड़ के डाल दिया आगा खान जेल में, नेहरू जी और पट्टाभी सीतारामैया को डाल दिया अहमदनगर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, और बाद में जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, ये जो है जैसे तैसे निकल के और यहां से भूमिगत हो जाते अंडरग्राउंड, और फिर वहीं से जो है ये चलाते हैं इस आंदोलन को। यहां पे एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की, उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को जो है वो इस आंदोलन को जो है 1857 के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं कि ये 1857 की क्रांति के बाद सबसे ज्यादा गंभीर विद्रोह है। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अहिंसक गुरिल्ला युद्ध का, क्यों भूमिगत रहते हुए चला रहे तो गुरिल्ला युद्ध के जैसा ही है। 1944 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और समानांतर सरकारें भी बनी है 1945 के बाद में भारत के अंदर, जिसमें बलिया यूपी के अंदर चित्तू पांडे ने सरकार बनाई जो सबसे छोटी थी। तामलुक मिदनापुर बंगाल के अंदर सतीश सामंत ने बनाई है, और सतारा महाराष्ट्र के अंदर वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने बनाई है जो सबसे लंबी सरकार थी। ठीक है, और ये जो है समानांतर सरकारों से भी प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, पहली देखो बलिया के अंदर है, सबसे बड़ी जो लंबी जो है वो सतारा के अंदर है, सबसे छोटी भी बलिया के अंदर ही है। ये समानांतर सरकारें भी आप लोगों को पढ़नी है कि समानांतर में बनी है सरकारें। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। जो एक्स्ट्रा चीज मिल रही है तो राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक पूरा पेज जो है मैंने दे रखा है आप लोगों को वन लाइनर के अंदर खाली, तो वहां पे जो है पेन चलानी है, सूरवीर बनना है। सूरवीर कौन बनेंगे? जो अपने कलम पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। 1946 क्रिप्स मिशन आता है, 24 मार्च 1946। ये क्रिप्स क्या है? कैबिनेट मिशन। क्या क्रिप्स मिशन है 1942 और कैबिनेट मिशन है अपने 1946। अब कैबिनेट मिशन था क्या कि वहां पे जो सरकार थी तत्कालीन वो एटली सरकार थी, ठीक है। तो एटली उस समय क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1946 में भारत ये हाई पावर्ड एक मिशन भेजा जिसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे जिसको आप ऐसे याद रखें, पास, ठीक है। देखो उसमें से पी से तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ए से आपके अलेक्जेंडर थे और एस से जो है स्टेफन क्रिप्स थे, ठीक है। इस कैबिनेट का जो है मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण करना, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण करना। लेकिन यहां पे भी जो है जब पृथक पाकिस्तान की मांग जो बुलंद होने लगी, ठीक है, संविधान सभा के जो चुनाव थे उनके अंतर्गत भी देखो मुस्लिम लीग का जो रवैया था, ये सारी चीजों पे जो है ये कैबिनेट मिशन इतना सफल नहीं हो पाया। कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों में भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना, संविधान निर्माण के लिए एक संस्था गठित करना जिसको संविधान सभा के नाम से जाना गया, और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थक से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। लेकिन मिशन ने भारत के लिए 3 स्तरों, प्रांतों, प्रांतीय समूह और केंद्र के साथ एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव दिया। कैबिनेट मिशन के विफल होने के कारणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम संघ के बीच मतभेद और विभाजन के बाद भारतीय प्रांतों को 3 समूह में बांटना शामिल था। कैबिनेट मिशन एक स्वतंत्र और अखंड भारत की मांग को पूरा करने में विफल रहा। यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कूट वाले प्रश्न आते हैं ना, वहां पे ये कैबिनेट मिशन से संबंधित बात है। इसी समय जब संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते हैं और पृथक पाकिस्तान की मांग को जब ठुकरा दिया जाता है, तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है सुनियोजित दंगे करवाए जाते हैं और उनको सीधी कार्रवाई का, प्रत्यक्ष कार्रवाई या सीधी कार्रवाई का नाम दे दिया जाता है। ये क्या थे? ये थे सुनियोजित दंगे, सुनियोजित दंगे थे। नाम क्या दिया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई या सीधी कार्रवाई दिवस। 16 अगस्त 1946 की बात है। अंतरिम सरकार का गठन होता है भारत के अंदर 2 सितंबर 1946 को, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए पीएम जवाहरलाल नेहरू को बनाया। मुस्लिम लीग पहले इसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जो है 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हो गई थी, ठीक है। इसी दरमियान 1946 में यहाँ पे तलवार नामक एक जहाज पे जो है नौसेना का विद्रोह हुआ है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। और एटली घोषणा होती है फरवरी 1947, जिसमें यह कहा गया कि जून 1948 से पहले पहले हम भारत को सत्ता सौंप देंगे, कि भारत को आजाद कर देंगे जून 1948 से पहले पहले। माउंटबेटन योजना आती है, जिसे जून योजना के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जून महीने में आती है। इसमें कहा गया कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है भारत को आजाद करने का, यह कहा गया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जो 4 जुलाई 1947 को इसका प्रस्ताव रखा गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन यानी कि जो निम्न सदन होता है उसमें रखा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और 18 जुलाई को प्रस्ताव पारित हो गया। और 14 अगस्त को तो आप लोगों के पाकिस्तान आजाद हो जाता है और 15 अगस्त को अपना भारत आजाद हो जाता है। और इसी के साथ में आपको इन भारतीय इतिहास की क्लासों से भी मुक्ति मिलती है कि ये क्लासें जो है आप लोगों के जो कंटिन्यू चली आ रही थी, 37वीं है क्लास, तो ये भी जो है आप लोगों के भारतीय इतिहास यानी 3 यूनिट है ना, वो पूरी जो है कंप्लीट हो गई है। लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ अपनी ये भी पूरी हुई। अभ्यास साथ साथ करते रहना, सारी चीजें बता रखी है आप लोगों को। और अब जो है यही एसएसटी संभव वाला बैच आप लोगों को क्लास कब देखनी है? अपने दोपहर 12 बजे जो सुदर्शन बैच के नाम से मिलेगा, यानी कि संभव बैच उसी के अंदर मर्ज हो रहा है। काफी सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है। सेम चैप्टर है तो कॉमन टॉपिक्स है वो पहले पढ़ेंगे उसमें, तो सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, तृतीय श्रेणी अध्यापक वगैरह सारे के सारे उनका एक कॉमन टॉपिक का कॉमन बैच जो है शुरू कर दिया गया। आज एक क्लास दे दी आपको पहली, तो अब कल से आपको 12 बजे जो वो क्लास देखनी है। 8 बजे जब भी जो भी क्लास आएगी या जो भी वीडियो आएगा गाइडेंस का वगैरह, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये रीट की टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर लें। ये स्कूल व्याख्याता की देख चुके होंगे आप, ये नए साल की सौगात के रूप में आपको शिक्षण विधियों की भी दी है, ठीक है, और 2nd ग्रेड की, और ये आप लोगों के टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना है। हर अपडेट, हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को कहां मिलेगी? सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट अपने गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस
जो हुई है आप लोगों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, वो पूरी हो चुकी है और भारत को आजादी अपन ने दिला दी है। अब इसके अंदर जो सारणियां वगैरह हैं, 4-5 सारणियां हैं इसी चैप्टर की, वो वन लाइनर से आप लोगों को पढ़ लेनी है, क्योंकि ये एसएसटी संभव बैच देख रहे हैं, उनकी रूपरेखा जब सबसे पहले मैंने बताई थी उसमें यही कहा था आप लोगों को कि आपकी इस तैयारी में, क्योंकि समय है कम, 3 चीजें मुख्य आधार बनेगी, अपनी क्लासेस, वन लाइनर और एसएसटी की अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इन तीनों का आपको मतलब कंबाइन जो है मैनेजमेंट आपको जो है इसका यूं कहें कि तालमेल बना के चलना है। ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इतना भीम का सिलेबस है, 6 महीने ही पूरा नहीं हो, तो इसको जो है इस तरीके से यदि मैं सारणियां वगैरह क्लास में कराने बैठूं तो यही जो है अपनी क्लास 6 महीने ही पूरी नहीं होनी है एसएसटी की। इतनी एसएसटी में इतना चीज पढ़ना होता है, तो इसी को जो है मैनेज करने के लिए आप लोगों को पहले ही बताया था रूपरेखा कि आपको नोट्स अलग से बनानी ही नहीं है, नोट्स आपको सीधे वन लाइनर के अंदर बनाने, वहां पर्याप्त जगह दे रखी है, जो एक्स्ट्रा चीज क्लास में मिलेगी वो वहां बनानी है, सारणी आपको डायरेक्ट वन लाइनर से याद करनी है। अब इतना समय नहीं है अपन कि अपन जो है पूरा डिटेल में जो है इसको पढ़े, क्योंकि डेट जो है एग्जाम की बहुत जल्दी जो है घोषित कर दी गई थी, और जब रीट की घोषणा हुई उसके बाद में पता चल गया था कि जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। अब तो 27 फरवरी डेट क्लियर भी है, तो ये चीजें अपने को मैनेज करनी होती है, इसीलिए अपने ये रूपरेखा बनाई भी थी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर जुड़े हैं, आप लोग इस चीज को जानते भी हैं। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।